फ्रेंड्स वेलकम है नई वीडियो के साथ। मैं कल आपको इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान में संविधान की विशेषताओं के बारे में बता रहा था। तो उसी विशेषता में अगली विशेषता है संसदीय संप्रभुता। अगली विशेषता है संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता क्या होती है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे संसदीय संप्रभुता में ये होता है कि जो संसद की संप्रभुता नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। ये पहली बात। संसदीय संप्रभुता की नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसद ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा जो होती है वो की जाती है अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से अमेरिका में जो न्यायिक समीक्षा होती है वही न्यायिक समीक्षा भारत में भी वैसी ही न्यायिक समीक्षा होती है। तो इसी पे बात कर रहे हैं। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है और इसीलिए इसकी व्याख्या की जाती है। किसकी व्याख्या की जाती है? इसलिए इसकी व्याख्या की जाती है कि शक्ति अमेरिकी न्यायालय से कम है। शक्ति अमेरिकी न्यायालय से कम है इसलिए क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। ये बात याद रखनी है। तो इसका जो है अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने की प्राथमिकता दी। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा के तहत संसदीय कानूनों की असंवैधानिक घोषित कर सकता है, तो वही दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। तो ये बातें जो है अमेरिका से हमने ली। अमेरिका में जो प्रक्रिया है विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता को अमेरिकी न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बताया है, उचित संतुलन बनाने की प्राथमिकता दी है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित करता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। जो अगली विशेषता एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका की है, जो अगली विशेषता भारतीय संविधान की एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका की है, इसमें यह बात रखी गई है एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका में कि भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारतीय संविधान ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय और राज्यों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालत। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। एकल तंत्र कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। न्यायालय एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायालय और राज्य कानूनों को राज्य न्यायालय लागू करता है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, किसके लिए प्रावधान किए गए हैं? इसके लिए स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किए गए। जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन विधायिका में न्यायाधीशों, भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए संविधान में इसकी सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है और शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है, संविधान का संरक्षक। पहली बात, इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के विषय में है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, स्वतंत्र होगी। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संचित निधि से दिए जाएंगे और सभी खर्चों का वहन। विधायिका के न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक। ये सारी बातें सेवानिवृत्त हो जाएंगे जब न्यायाधीश, तो अदालत में कामकाज नहीं करेंगे। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है उनके पास। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि उसकी जो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, इसकी विशेषता है संविधान की। अगली विशेषता मौलिक अधिकार। तो अगली विशेषता मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में क्या है कि संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। नंबर 1 समानता का अधिकार 14 से 18, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार 1922, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार 2324 और नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, नंबर 5 सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। तो ये उसके संविधान के कुछ विशेषताएं हैं। जैसे और भी हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित देना है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित देना है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावनाओं को प्रोत्साहित देना है। यह कार्यपालिका की विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जाता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। ठीक है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और विलेख जारी करती है। तो ये मौलिक अधिकारों की बात है।
हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। मौलिक अधिकार सीमाओं के दायरे में आते हैं पर अपरिवर्तनीय नहीं, मतलब चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते किसी रूप में। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। संसद ऐसा कर सकती है कि इनमें संशोधन के माध्यम से कटौती कर सकती है। अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। केवल 20 और 21 हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो लागू रहते हैं, बाकी के अन्य सभी निलंबित हो जाते हैं। ऐसा ये मौलिक अधिकारों में लिखा है संविधान में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं, ये इसकी अगली विशेषता है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। वो ये मानते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर ये मानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लंघन संविधान के चौथे भाग में किया गया, उल्लेख चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, सामाजिक, गांधीवादी तथा उदारवादी और बौद्धिक। तो पहले सामाजिक, दूसरे गांधीवादी, तीसरे उदार बौद्धिक। तो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को, नीति निर्देशक तत्वों का काम सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। उसका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक है और देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं। इसलिए इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इन्हें पृष्ठभूमि वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत है। तो ये बात ये मानते हैं। आगे मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स का मामला 1980 में आया, तो क्या बोला था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। मिनर्वा मिल्स केस में ये बात बोली गई कि जो उन्होंने बोला 1980 में केस आया था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के उस पर रखी गई बेस पे। अगली विशेषता है मौलिक कर्तव्य। अगली विशेषता मौलिक कर्तव्य। केवल अभी विशेषताओं को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। इनकी विशेषताओं को जब इनको टॉपिक्स आएंगे तो डीप पढ़ेंगे। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का कर्तव्य उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन, 1976 के जो 42वां संविधान संशोधन है, उसके आधार पर ये बात रखी गई थी कि संविधान संशोधन के माध्यम से ही ये बात रखी गई थी, संविधान संशोधन के माध्यम से ही आंतरिक आपातकाल 1975 और 77 तक के दौरान किया गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं, पहली बात। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, दूसरी बात। तो कौन सी समिति है, स्वर्ण सिंह समिति। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 और 77 तक जो चला था के दौरान किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 का है, ठीक है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की सुरक्षा करे। तो ये मौलिक कर्तव्यों की विशेषता। नेक्स्ट विशेषता और क्या विशेषताएं इसमें भारतीय संविधान में रखी गई हैं, उसके लिए देखते हैं कि भारतीय संविधान में और क्या है। तो रक्षा करे, हमारी संस्कृति के सामाजिक उस धरोहर की संरक्षण करे। ये बात इसमें रखी गई, किसमें, इसकी विशेषता में कि हमारी संस्कृति की रक्षा करे, ठीक है। कौन रक्षा करे, वो मौलिक कर्तव्यों में ये बात रखी गई है। रक्षा करे, हमारी संस्कृति की समृद्ध धरोहर का रक्षण करे, सभी लोगों में आपस में भाईचारे की भावना का विकास करे इत्यादि। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों को इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें समाज व देश अन्य नागरिकों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है। तो मौलिक कर्तव्यों में ये बात रखी गई है कि उन्हें ये देखना चाहिए कि हमें समाज और उसकी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है। अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के संविधान के निरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं, जैसे कि नंबर एक कहता है कि वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। इस तत्कालीन प्रावधान। हाँ, मान